तो बच्चों, जैसा कि हम बैक की क्लास में बताए थे कि हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी होगा। तो आज आइए हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी को जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में किन किन विज्ञान और किन किन तकनीकी का आविष्कार हो चुका था, उसको हम लोग विस्तार से जानते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। क्या है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं। साइंस का अर्थ विज्ञान और टेक्नोलॉजी का अर्थ प्रौद्योगिकी होता है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता को एक नगरीय सभ्यता कहा जाता है। सबसे पहले लाइन से सबसे पहला प्रश्न कि हड़प्पा सभ्यता को कौन सी सभ्यता कहा जाता है? नगरीय सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को कौन सी सभ्यता कहा जाता है? तो नगरीय सभ्यता कहा जाता है, ठीक है। और पीछे के क्लास में हम लोग पढ़े थे कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि कांस्ययुगीन सभ्यता को जन्म देने वाले हड़प्पा सभ्यता के निर्माता थे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता को हम कौन कौन सा सभ्यता कह सकते हैं? तो कांस्ययुगीन सभ्यता और नगरीय सभ्यता, ठीक है। क्यों? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, है ना, रंगपुर जैसे विभिन्न स्थलों का खोज हुआ था, उत्खनन हुआ था, इसलिए इसको नगरीय सभ्यता कहा गया, ठीक है। आगे है कि नगरीय सभ्यता का ही प्रमाण है, नगरीय सभ्यता का ही प्रमाण है कि इस संस्कृति के निर्माताओं ने विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की थी। विज्ञान एवं तकनीकी प्रगति को हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। तो इसके बाद है जो पहला पॉइंट है लिपि। क्या है? लिपि, जिसको अंग्रेजी हम लोग स्क्रिप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट। सभी भाषाओं की लिपि जो है होती है। लिपि के बिना कोई भी भाषा का निर्माण नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। तो सिंधु सभ्यता के निवासियों ने एक भाव चित्रात्मक लिपि का आविष्कार किया था। तो अब यहाँ से एक प्रश्न बन रहा है कि सिंधु सभ्यता जो थी उसमें कैसी लिपियों का आविष्कार हुआ था? तो याद रखेंगे, है ना, सिंधु सभ्यता के निवासियों ने एक लिपि का आविष्कार किया था, एक लिपि का खोज किया था, और उस लिपि का नाम है भाव चित्रात्मक लिपि। क्या नाम है? भाव चित्रात्मक लिपि है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि भाव चित्रात्मक लिपि जो है वो हड़प्पा सभ्यता में आविष्कार किया गया था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता कहें या सिंधु सभ्यता कहें, बात बराबर है। मगर यह लिपि पढ़ने में अभी तक सफलता नहीं हो पाया। कहने का मतलब इसका नाम है भाव चित्रात्मक, मतलब केवल इसकी फीलिंग को समझना है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है वो अभी तक जानकारी नहीं हो सका है, ठीक है। तो वही बात लिखा है कि यह भाव चित्रात्मक लिपि थी और इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। तो ये भी इसके लिए एक महत्वपूर्ण बात है कि अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। क्या लिखा था, नहीं लिखा था, उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। किसमें नहीं लिखा? किसमें लिखा था? हड़प्पा की लिपि में। किसमें लिखा था? हड़प्पा की लिपि में। आगे है, कई ऐसी मुद्राएं भी मिली है जिन पर यह चित्र लिपि अंकित है। मतलब हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे ऐसे सिक्के भी मिले हैं जिस पर यह लिपि का छाप जो है सो अंकित है। बात समझ में आ रहा है? तो बताइए कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो थी वह कैसी लिपि थी? भाव चित्रात्मक। क्या अभी तक उसको पढ़ा जा सका है? जी नहीं। तो नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तक जो है भाव चित्रात्मक लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है ना। इसको पढ़ने में अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है, ठीक है। तो हम लोग आज बात कर रहे हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर बात कर रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो बताइए कि हड़प्पा सभ्यता को हम कौन कौन सी सभ्यता कह सकते हैं? तो कांस्ययुगीन सभ्यता, और इसको हम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। आइए अब जानते हैं हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में धातु कर्म के बारे में। किसके बारे में जानते हैं? धातु कर्म के बारे में। सिंधु सभ्यता के एक प्रमुख स्थल लोथल, सिंधु सभ्यता के एक प्रमुख स्थल लोथल है, जिससे तांबे और कांस्य की कुछ वस्तुएं मिले हैं। तो याद रखिएगा कि लोथल जो एक जगह है, सबसे पहले गुजरात में है। काठियावाड़ जो है ये भी आपको गुजरात में ही पड़ता है, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता के एक प्रमुख स्थल लोथल से क्या क्या मिले हैं? तो तांबे मिले हैं और कांसे की कुछ वस्तुएं प्राप्त हुए हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि तांबे के और कांसे के कुछ वस्तुएं जो प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं?
लोथल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो आगे जो है मोहनजोदड़ो से भी एक 10.5 सेंटीमीटर ऊंची कांसे की एक नर्तकी वाला मूर्ति मिली है। ठीक है, तो धातु कर्म के बारे में हम लोग क्या समझे, मतलब धातुओं के क्षेत्र में जो हमको जानकारी मिली, क्या क्या जानकारी मिली कि तांबा और कांसा, तांबा और कांसा, ये जो है ये दो चीजों से बनी हुई वस्तुओं की प्राप्ति हुई थी। कहाँ से? तो लोथल से हुई थी। कहाँ से हुई थी? लोथल से हुई थी। और मोहर चूंकि 283 डिग्री सी पर पिघलता है, अतः इस बातों से स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वह आपको किसी वस्तुओं को पिघलाने से या गलाने से परिचित थे। ठीक है, ताप पैदा करने की तकनीक से वो परिचित होंगे। कहने का मतलब ये है, यदि आपको ये प्रश्न पूछा जाए कि क्या सिंधु सभ्यता के लोग है ना किसी चीजों को गलाने से या पिघलाने से या टेम्परेचर के बारे में जानते थे कि नहीं जानते थे? जानते थे। याद रखिएगा कि वह जो है सो आपको किसी चीज को पिघलाने से संबंधित बातों को जानते थे। ठीक है, ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। संभवतः सिंधुवासी राजस्थान स्थित तांबे की एक जगह जिसका नाम है आपको खेतरी, प्रश्न पढ़े होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि खेतरी जो है वह एक जगह है और ये जगह जो है आपको तांबे उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के इस स्थल से ही सबसे पहले तांबे का उत्खनन हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यह सिंधु सभ्यता का जो स्थल है उसका नाम है आपको खेतरी, और वह क्षेत्र जो है आपको राजस्थान में पड़ता है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ हम 3 प्रश्न को सीख रहे हैं। सबसे पहले कि सिंधु सभ्यता के लोग किसी वस्तुओं को पिघलाने से, किसी चीज को गलाने से परिचित थे या नहीं थे? बिल्कुल। दूसरा प्रश्न हम लोग ये सीख रहे हैं कि सिंधुवासी जो थे वह आपको तांबा उत्खनन की जानकारी कहाँ से प्राप्त किए थे? खेतरी से प्राप्त किए थे। कहाँ से प्राप्त किए थे? खेतरी से। अब प्रश्न उठता है कि खेतरी जो है वो क्या है? तो खेतरी जो है सिंधु सभ्यता का एक स्थल है, एक जगह है, और ये जगह जो है वो राजस्थान का एक जगह है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर आपसे पूछे कि खेतरी जो है वो कहाँ है, तो राजस्थान में है। और खेतरी से आपको किस वस्तुओं का उत्खनन हुआ था? तांबे का। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो एक बार पुनः, सिंधुवासी राजस्थान स्थित तांबे की खेतरी खानों से कच्ची धातु प्राप्त करते थे। ठीक है, मतलब तांबा का जो बर्तन देखते हैं आप लोग, पोट मतलब बर्तन होता है, तो वो जो आप बर्तन देखते हैं वो बर्तन कच्चे पहले इसका तांबा का जो अयस्क होता है, जैसे आप लोहा का अयस्क जानते होंगे, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, ये सब होता है। कोयला का अयस्क होता है कि नहीं? क्या क्या होता है? एंथ्रासाइट होता है, बिटुमिनस होता है। तो ये प्रकार है, सॉरी ये प्रकार है, ये कोयले का एक प्रकार है। तो कहने का मतलब जैसे कि आपको एल्युमिनियम का होता है, आपको है कि नहीं, इसका शीशा का होता है। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये ठीक उसी तरह से तांबा जो है, जो बर्तन आप देख रहे हैं वो पूरे कच्चा जो उत्खनन हुआ है उसी का डायरेक्ट नहीं बन गया है। अगर मेरी बातों को नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे समझिए कि लड़कियां लोग या महिलाएं लोग जो अपने नाक कान में जो आभूषण पहनती है वो शुद्ध सोना नहीं रहता है, उसको प्यूरिफाई करके, उसको शुद्ध करके तब जाकर के आभूषण बनाया जाता है। ठीक उसी तरह से तांबा का जो आप बर्तन देखते हैं वो प्योर धरती से निकला हुआ जो पदार्थ है वो डायरेक्ट उसी चीज से नहीं बना हुआ है, जबकि इसको प्यूरिफाई किया गया है। बात समझ में आ रहा है? प्यूरिफाई करने के बाद वो आपको बर्तन बना है। तो याद रखिएगा कि सिंधुवासी लोग किस धातु से परिचित थे? तांबे से परिचित थे। बात समझ में आ रहा है? और तांबे का उत्खनन कहाँ से हुआ था? खेतरी कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। कहाँ है? जयपुर है, जिसे हवा महल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आइए, जैसा कि हम जानते हैं 75 से 90% तक सीयू मतलब कि तांबा है ना, 75 से 90% तक तांबे में 10 से 25% तक टीन मिलाने पर कांसा तैयार किया जाता है। और यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है टीन के बारे में। किसके बारे में? टीन के बारे में। ये जो टीन है वो टीन किन किन धातुओं का मिश्रण है? तो यहां से याद रखिएगा कि टीन यानी कि जिसका संकेत SN होता है, यह आपको 2 धातुओं का मिश्रण होता है। सबसे पहले तो यहाँ तांबा है और
सॉरी टीन के बारे में बता रहे थे, कांसा के बारे में बताना था हमको। किसके बारे में? कांसा के बारे में। कांसा किन किन पदार्थों से मिलकर बना है, किन किन धातुओं से मिलकर बना है, तो हम लोग याद रखेंगे कांसा जो है वो 2 धातुओं से मिलकर के बना है। एक है आपको तांबा और दूसरा है आपको टीन। पहला है तांबा और दूसरा है टीन। तो बोलिए कि कांसा तांबा तथा टीन से मिलकर बना है। बोलिए कांसा तांबा तथा टीन से मिलकर बना है। बिल्कुल। कांसा से अगर कोई वस्तु बनाई जाए तो उसके लिए 2 वस्तुओं को जुटाना होगा, और 2 वस्तुओं कौन कौन सा होगा? एक तांबा होगा और दूसरा टीन होगा। तांबा का संकेत Cu और टीन का संकेत Sn, यानी कि Cu प्लस Sn को मिला करके बनेगा कांसा। क्या बनेगा? कांसा। और कांसा को अंग्रेजी में हम लोग ब्रॉन्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रॉन्ज कहते हैं, याद रखिएगा। बिल्कुल। तो बताइए कि अब ब्रॉन्ज बनाने के लिए आप किन किन 2 पदार्थों को जुटाइएगा? तांबा और टीन। तांबा और टीन को। और तांबा का संकेत क्या होता है? Cu। और टीन का संकेत क्या होता है? Sn। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि जैसा कि हम जानते हैं कि 75 से 90% तक तांबे, यानी कि 75 से 90% तांबा और 10 से 25% टीन, तो अधिक मात्रा किसका हुआ? तांबा का। ये भी प्रश्न रह सकता है, प्रश्न रह सकता है आपके एग्जाम में। तो याद रखिएगा, इस एग्जाम में भले ही ना हो, लेकिन आपके प्रतियोगिता एग्जाम में ये प्रश्न रह सकता है कि कांसा का जो निर्माण होता है उसमें अधिक मात्रा किसका होता है? तांबा का। अगर आपसे पूछ दे कि तांबा का मात्रा कितना से कितना हद तक रहता है, तो याद रखिएगा 75 से लेकर के 90% तक। कितना से कितना तक? 75 से लेके 90% तक। तो बोलिए कि Cu यानी कि तांबा कितना प्रतिशत रहेगा? 75 से 90%। तो देखिए सोचिए, 75 से 90% का है ना। अगर 75% तांबा होगा तो 75 में कितना जोड़ेंगे तो 100 पुर जाएगा। 25। अगर आपसे पूछे कि टीन जो होगा वो टीन कितना परसेंट कितना होगा, तो 25 से लेकर के 10%। यहाँ तक तो क्लियर है आप लोग? ठीक है। तो एक बार पुनः बता दीजिए कि कांसा जो है वह आपको किन किन धातुओं का मिश्रण होता है? कॉपर तथा टीन का। बिल्कुल, कॉपर का और टीन का। टीन का होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। अगला है, सिंधु सभ्यता में कांसे की मूर्ति का मिलना इस बात का संकेत करता है कि वे लोग मिश्र धातु कांसा बनाने की तकनीक से परिचित थे। कहने का मतलब यह है कि वे लोग कांसा बनाने की तकनीक जब तक नहीं जानते थे तब तक वह तांबा और टीन को मिला करके कांसे की मूर्ति कैसे बना दिया, है ना। कांसे की जो मूर्ति थी, नर्तकी की मूर्ति, वो कैसे बना दिया? इसका मतलब है कि वह जो है मिश्र धातु के बारे में जानते थे। किसके बारे में जानते थे? मिश्र धातु के बारे में जानते थे। अगर आपसे पूछ दे कि किस मिश्र धातु के बारे में जानते थे, तो कांसा मिश्र धातु को बनाने के बारे में जानते थे। और कांसा किन किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा और टीन का। तांबा कितना प्रतिशत से कितना प्रतिशत? 90%। बिल्कुल। अब बताइए कि टीन कितना प्रतिशत? 10%। बहुत अच्छा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग जानेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वाहन के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? वाहन के बारे में। वाहन, दैट मीन्स आपको गाड़ी जिसको कह सकते हैं, है कि नहीं। तो मोहनजोदड़ो से बैलगाड़ी का खिलौना मिला है ना। मोहनजोदड़ो से बैलगाड़ी का खिलौना, यानी कि बैलगाड़ी का खिलौना कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से मिला है बैलगाड़ी का खिलौना। और वो जो खिलौना मिला है वह आपको मिट्टी का बना हुआ था। कैसे का बना हुआ था? मिट्टी का। तो जब मिट्टी का बना हुआ मिला, इससे इतिहासकार इस बात की जानकारी निकाले कि इसका मतलब है कि यहाँ के लोग सामान ढोने के लिए किसका प्रयोग करता था? तो बैलगाड़ी का प्रयोग करता था। किसका प्रयोग करता था? बैलगाड़ी का प्रयोग करता था। बात समझ में आ रहा है ना। तो अगर आपसे पूछे कि बैलगाड़ी का प्रमाण सबसे पहली बार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? काटिला। किस भाषा में इसका अर्थ मृतकों का टीला होता है? हिंदी भाषा में। किस भाषा में? आइए चलते हैं आगे। तो मोहनजोदड़ो से बैलगाड़ी का जो खिलौना मिला, इस बात का द्योतक है, यानी कि इस बात का संकेत है कि वे लोग आवागमन मतलब आने के लिए और जाने के लिए, आवागमन के लिए और मालवाहक के लिए, मालवाहक मतलब माल को ढोने के लिए, है ना, आवागमन के लिए
और मालवाहक यानी कि माल ढोने के लिए उपयोग हेतु वाहन निर्माण तकनीकी से भी परिचित थे। बात समझ में आया, यानी कि वो वाहन को बनाने और वाहन से माल ढोने के बारे में वह परिचित भी थे। कहाँ के लोग? मोहनजोदड़ो के लोग। सिंधुवासी, सब सिंधुवासी यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। बात समझ में आ रहा है ना? अगर आपसे पूछे कि मिट्टी का खिलौना और बैलगाड़ी का खिलौना कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे गोदी के बारे में और नौका के बारे में। अब आपके मन में ये प्रश्न आया होगा कि भाई गोदी क्या होता है? ठीक है, तो देखिए गोदी जो है ये कोई स्थल नहीं है। गोदी का मतलब होता है डॉकयार्ड, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। गोदी का मतलब क्या होता है? डॉकयार्ड। बात समझ में आ रहा है? जिसको हम लोग आपको जैसे जहाज, जो पनिया जहाज जो चलता है ना, पनिया जहाज जो चलता है और जो जैसे रेलवे स्टेशन जहां पर रुकता है उसको हम लोग स्टेशन कहते हैं, और उसी तरह से जहाज जहां पर रुकता है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गोदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोदी बोलते हैं। देखिए आपके मन में जो गोदी के बारे में ये चर्चा हुआ है कि गोदी को हम लोग बंदरगाह कहते हैं। देखिए लगभग में कह सकते हैं लेकिन नहीं कह सकते हैं। कहिए कैसे? जैसे रेलवे स्टेशन का मतलब क्या होता है पहले ये बताइए। जहाँ पर रेलवे स्टेशन का मतलब जहां पर आपको रेल का रुकना तय है और कुछ देर रुकना तय है, जहां से सवारी उठा भी सकता है और सवारी उतार भी सकता है। लेकिन वही गुमती जो होता है, गुमती पर रेलगाड़ी को रुकना तय है नहीं। गुमती पर रेलगाड़ी को रुकना पॉसिबिलिटी बनता है, मतलब कि 100% ये है कि रुकवे करेगा? नहीं रुकेगा। तो वही है गोदी। गोदी का मतलब होता है कि जहाज वहां रुकता है लेकिन क्षण भर के लिए रुकता है, मतलब थोड़ा देर के लिए रुकता है। बस समझिए कि एक तरह से स्लो होता है, धीरे चल होता है, लेकिन वहां पर सामान खाली नहीं होता है। जहाज रुकता तो है लेकिन सामान खाली नहीं होता है, और जहाज वहां से चलना शुरू नहीं होता है। नहीं समझ में आया? जहाज रुकता है लेकिन थोड़ी देर के लिए वहां पर रुकता है। जैसे कि मान लीजिए रेलवे स्टेशन और गुमती जिसको बोलते हैं, वही बात यहाँ पर गोदी वाला। तो गोदी मतलब समझ लीजिए गुमती जिसको हम लोग कहते हैं, और रेलवे स्टेशन का मतलब समझ लीजिए बंदरगाह। मतलब बंदरगाह पर जहाज रुकना तय है, बंदरगाह से जहाज को निकलना तय है, प्रस्थान करना तय है, और वहां से आयात और निर्यात के लिए, माल को ढोने के लिए और माल उतारना भी वहां पर तय है। बात अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? गोदी का मतलब समझे ना? गोदी का मतलब जहाजों को कुछ समय के लिए रुकने का एक जगह है। बात समझ में रहा है? यानी कि बंदरगाह का एक छोटा सा जगह कह सकते हैं आप, छोटा सा भाग कह सकते हैं आप। बात यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, तो अब गोदी का मतलब ये ना, बच्चा वाला गोदी नहीं ना समझिएगा। गोदी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताइए तो? डॉकयार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉकयार्ड कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो लोथल से ईंटों से निर्मित 128 मीटर लंबी और 27 मीटर चौड़ी एक आयताकार गोदी, और गोदी को अंग्रेजी में हम लोग डॉकयार्ड कहते हैं, और यहाँ आ भी गया है। ठीक है, तो गोदी को अंग्रेजी में हम लोग डॉकयार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉकयार्ड। तो लोथल से ये आपको गोदी का प्रमाण मिला है। लोथल से, कहां से? लोथल से यह 128 मीटर लंबा था और 37 मीटर चौड़ा था। 128 मीटर लंबा और 37 मीटर चौड़ा था। बात समझ में आ रहा है ना? कितना लंबा था, कितना चौड़ा था? 128 मीटर लंबा था, और 28 मीटर जो है 37 मीटर आपको चौड़ा था। क्या चीज? गोदी। क्या चीज? गोदी। यानी कि बंदरगाह का एक छोटा सा हिस्सा जहां पर जहाज थोड़े समय के लिए रुक सकता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये आपको हो गया गोदी। ये गोदी का प्रमाण कहां से मिला है भाई? तो सिंधु सभ्यता का एक स्थल था जिसका नाम था लोथल, और उसी लोथल से आपको जो है मिला। आप प्रश्न पढ़े होंगे कि बंदरगाह जो था वो कौन कौन सा था? तो लोथल और सुतकोतदा पढ़े थे ना? तो वही है बात। तो लोथल में जो था ये गोदी, इसीलिए आप ये प्रश्न पढ़े हैं आप लोग। ठीक है, गोदी का अंग्रेजी? गोदी का डॉकयार्ड। और ये कितनी लंबी थी? 128 मीटर। और कितनी चौड़ी थी? 37 मीटर। चलिए आगे, इससे पता चलता है कि नौका मतलब नाव, नौका मतलब नौका और गोदी का निर्माण की तकनीकी से भी वो परिचित थे। बात समझ में आई? यानी कि नौका से और गोदी से परिचित थे कि नहीं थे? बिल्कुल क्लियर है कि वो परिचित थे। आगे, मोहनजोदड़ो से एक बर्तन पर नाव का चित्र बना हुआ है। मतलब मोहनजोदड़ो से एक बर्तन भी प्राप्त हुआ है जहां पर आपको नाव का चित्र देखने को मिला है। किसका चित्र? नाव का चित्र बना हुआ है। इन नौकाओं के द्वारा विदेशों से व्यापार होता था। बात समझ में आ रहा है ना?
ठीक है ना भाई। तो नौका और गोदी के निर्माण के बारे में भी उनको जानकारी था। और मोहनजोदड़ो से एक बर्तन मिला है। जैसे आप बर्तन खरीदते होइएगा तो बर्तन पर देखे जैसे कि देखते होइएगा चित्र से बना हुआ होता है, ठीक उसी तरह से मोहनजोदड़ो से जो ये बर्तन मिला था उस बर्तन पर नौका का चिन्ह था, यानी कि नाव का चिन्ह था। किसका? नाव का चिन्ह। नाव को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? बोट। क्या कहते हैं? बोट। बिल्कुल कहते हैं ना। ये फिर हेरा फेरी, ये चुपके चुपके में या फिर हेरा फेरी में आपको कहते हैं ना, एक लाइन आता है, पहले बोट फिर लंगोट। प्रेस रावल बोलता है ये बात, पहले बोट पहले क्या बोले, पहले बोट फिर लंगोट। कहने का मतलब ये है कि आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखेगा, बोट का मतलब होता है नाव। मतलब पहले बोट, उसका बोट जो है ना वो गुजराती का एक आदमी जो है ना वो छीन लिया रहता है, उस पर जो कर्ज रहता है ना प्रेस रावल। फिर हेरा फेरी में ही शायद है वो, फिर हेरा फेरी में देख लीजिएगा ये बात शायद, या चुपके चुपके में, ऐसे करके थोड़ा डाउट है हमको। प्रेस रावल बोलता है कि पहले बोट फिर लंगोट। तो नाव का चित्र बना हुआ है। इन नौकाओं के द्वारा विदेशी का व्यापार होता था। मेसोपोटामिया, क्या बोले हैं? मेसोपोटामिया। अब देखिए मेसोपोटामिया से पहले एक प्रश्न आप याद कर लीजिए और परीक्षा में पूछता है कि सिंधु सभ्यता जो है वो किस सभ्यता के समकालीन नहीं था? किस सभ्यता के समकालीन नहीं था? बात समझ में आ रहा है? तो नहीं था, वहां पर जो इसका आंसर आपको हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं था, जबकि ये जो है किसकी सभ्यता के समकालीन था? मिस्र। समझिए, मेसोपोटामिया तो अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो बिल्कुल मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन था। इसके बाद आपको मिस्र की सभ्यता के समकालीन था और चीन की सभ्यता के समकालीन भी था। और किस सभ्यता के समकालीन नहीं था? ग्रीक की सभ्यता। बिल्कुल ग्रीक के सभ्यता के समकालीन नहीं था। तो मेसोपोटामिया एक अभिलेख है। मेलुहा सिंध क्षेत्र से व्यापार संबंधों की चर्चा है, यानी कि व्यापार के बारे में जो चर्चा है वह आपको कहां से हुआ है? तो मेलुहा से। कहां से हुआ है? मेलुहा से। देखिए व्यापार जो हम लोग करेंगे तो एक दूसरे से मेल रखना पड़ेगा ना, इसलिए याद रखिएगा कि मेलुहा क्षेत्र से आपको व्यापारी का चर्चा मिला है। ठीक है, के साथ व्यापार संबंधों की चर्चा है। इसका प्रमाण यह भी है कि लोथल की फारस की मोहरें मिले हैं। मतलब लोथल से, कहां से फारस की मोहरें मिले हैं? लोथल से आपको फारस की मोहर मिले हैं। मेसोपोटामिया में हड़प्पा की सीलें मिले हैं। सील का मतलब बताइए? पत्थर। देखिए सील का मतलब पत्थर तो होता है, सही बात है, लेकिन यहाँ पर सील का मतलब जो होगा वो मोहर होगा। क्या होगा? मोहर, है ना। SEAL याद रखिएगा, SEAL। इस सील का मतलब होता है मोहर, जो मोहर आप लगाते हैं कागज पत्र, प्रमाण पत्र पर जो लगाते हैं मोहर, ठीक है ना। तो लोथल से आपको फारस की मोहर मिला था, जबकि मेसोपोटामिया से आपको हड़प्पा का मोहर मिला था। तो बताइए कि हड़प्पा का मोहर कहां से मिला है? मेसोपोटामिया से। अब यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर कर रहे हैं। पहले व्यापारी लोग जो एक जगह से दूसरे जगह सामान भेजते थे तो वो कंपनी का एक मोहर होता था। और जहाज में तो बहुत तरह का सामान जाएंगे ना भाई, बहुत सारे कंपनी का सामान जाएगा। तो कंपनी अपना पहले सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उस समय जो आपको लिपि का निर्माण हुआ था, उस लिपि में क्या लिखा था नहीं लिखा था वो आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। लेकिन उस लिपि में जानवर का चिन्ह होता था। तो उसी मान लीजिए कि कोई कंपनी है तो कोई अगर बैल का चिन्ह दे दिया तो कोई भैंस का दे देगा। सॉरी, भैंस तो भैंस का चर्चा ही शायद नहीं है। गैंडा भैंस का है, गैंडा का है, भैंस का नहीं है। बिल्कुल हाथी। चलिए अभी जो याद है उस पर चलिए, जैसे कि हाथी, गैंडा, घोड़ा, सांड। बात समझ में आ रहा है? तो मान लीजिए अलग अलग व्यापारी क्या करता था, अपने मोहर में वो सांड का या जानवर का कोई चित्र दे देता था। अगर मान लीजिए हमको जैसे एक बोरा सामान कहीं दूसरे जगह भेजना है तो उस बोरा को पैक करके ऊपर से क्या कर दिया? मोहर मार दिया, सील मार दिया। तो पकड़ में आ जाएगा ना कि भाई ये किस कंपनी का माल है, ये कहाँ भेजा जा रहा है। तो ये आपको अभी जस्ट पढ़े आप कि ये जो मोहर का प्रमाण मिला था, मोहर का प्रमाण, हड़प्पा के मोहर का प्रमाण कहाँ से मिला? मेसोपोटामिया से। इसका मतलब व्यापार का प्रमाण भी कहाँ से मिला? मेसोपोटामिया से। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये कॉन्सेप्ट आपको बताना था। तो व्यापार का प्रमाण भी आपको मेसोपोटामिया के एक अभिलेख में मेलुहा के साथ व्यापार संबंधों की चर्चा की गई है। यानी कि मेसोपोटामिया में व्यापार का चर्चा हुआ और यह व्यापारिक संबंध किससे? तो मेलुहा से। किससे? मेलुहा से। बात समझ में आ रहा है? मेलुहा एक जगह है, वहां के लोगों से उसका व्यापारिक संबंध था। तो याद रखिएगा कि फारस की मोहर कहां से मिला है? लोथल से। लेकिन हड़प्पा का मोहर कहां से मिला है? मेसोपोटामिया से। बात समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल ठीक है। कालीबंगन से बेलनाकार मोहर मिला है।
अब यहाँ पर 3 प्रश्न बन रहा है और ये तीनों प्रश्न आपको परीक्षा में फंसा सकता है। बात समझ में आ रहा? जैसे कि फारस की मोहर, कहाँ की मोहर? फारस की मोहर कहाँ से मिला? तो लोथल से। लोथल से। फारस की मोहर कहाँ से मिला? लोथल से। बिल्कुल। और हड़प्पा की मोहर कहाँ से मिला? मेसोपोटामिया से। फिर एक प्रश्न बन गया कि बेलनाकार, बेलनाकार जैसे आप चकला बेलना जो होता है आपका, तो बेलनाकार मोहर जो मिला है यह भी आपको जो है सो मेसोपोटामिया से, सॉरी ये कालीबंगन से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगन से। कालीबंगन से मिला है। तो बताइए कि कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? कालीबंगान का होता है काले रंग की चूड़ियां, और चूड़ी बनाने वाला जो होता है उसको क्या कहा जाता है? बनिहारा। क्या कहता है? बनिहारा। ठीक है। तो वो जो चूड़ी बनाने वाला जो व्यक्ति होता है उसको आप देखिएगा कि बेलना के जैसे ही एक लकड़ी में चूड़ी को फंसा के रखता है। इसलिए याद रखिएगा कि बेलनाकार मोहर का प्रमाण कहाँ से मिला है? काली बंगा बोलिए या काली बंगान बोलिए, काली बंगान बोलिए या काली बंगा ही बोलिए, बात समझ में आ रहा है ना? तो काली बंगान से बेलनाकार मोहर का प्रमाण मिला है। और इसको याद रखने का ट्रिक भी बता दिए कि बेलनाकार मोहर का चर्चा जब भी हो तो बेलना के जैसे वस्तु में क्या काली काली चूड़िया को लगा कर रखेंगे ना, इसलिए बेलनाकार मोहर का प्रमाण कहाँ से मिला है? फारस के मोहर का प्रमाण कहाँ से मिला है? लोथल से। और हड़प्पा की सील का प्रमाण कहाँ से मिला है? मेसोपोटामिया से मिला है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? बिल्कुल, कॉन्सेप्ट क्लियर तो सब क्लियर। आपका परीक्षा भी क्लियर होगा। ठीक है, आइए। तो मेसोपोटामिया की यह एक विशेषता थी। आगे है कि माप तौल की तकनीकी का ज्ञान। अब जो है हम इस विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक और पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है माप तौल की तकनीकी का ज्ञान, यानी कि हड़प्पा के लोगों को माप तौल के बारे में भी जानकारी थी। बात समझ में आया ना? वह जो है माप तौल से भी परिचित थे। माप तौल की तकनीकी का ज्ञान, हड़प्पा सभ्यता के लोग माप तौल की तकनीकी से परिचित थे। पहले ही लाइन में वो बात आ गया जो कि आपको हम बता दिए थे अभी। सिंधु सभ्यता में करीब 150 बाट मिले हैं। अब देखिए बाट का मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग बटखारा बोलते हैं। किलो तराजू नहीं होता है, किलो पत्थर वाला। अरे भाई पत्थर हो या लोहा का किलो, आधा किलो, एक पौवा का जो होता है 50 ग्राम 100 ग्राम, उसको हम लोग बटखारा बोलते हैं ना। तो उसका शुद्ध नाम याद रखिएगा, आज से बाट होता है। क्या होता है? बाट। देखिए इसका नाम बाट क्यों है? क्योंकि बांटने का काम इसी से होता है ना। 1 किलो तुम लो, 1 किलो तुम लो, बांटने का काम उसी से, इसलिए उसका नाम बाट। बात क्लियर है ना यहाँ तक? चलिए, तो सबसे बड़ा बांट जो है वह 1375 ग्राम का बांट मिला था। ये याद रखिएगा आपको कि सिंधु सभ्यता से सबसे बड़ा जो बटखारा मिला था, बाट मिला था, वो कितना ग्राम का था? 1375 ग्राम का। यानी कि 1 किलो 375 ग्राम का था। इसके बाद सबसे छोटा बाट जो मिला था वह आपको 0.87 ग्राम का, यानी कि 100 ग्राम से थोड़ा सा कम और 50 ग्राम से थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, तो सबसे बड़ा बाट जो था कितना का था? 1375 ग्राम। और सबसे छोटा जो था वो कितना ग्राम का था? 0.87 यानी कि 87 ग्राम का बाट मिला था। कहता है ये बाट जो है 1, 2, 4, 16, 32, 64 के अनुपात में था। ये जो बाट था, बाट का क्या अनुपात था? तो 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64। देखिए ये प्रश्न बहुत अच्छा है और ये एग्जाम में रह सकता है। किस अनुपात में था? तो देखिए ना, इसको याद रखना भी बड़ी आसान है, क्योंकि 1 का दुगुना कितना? 2। और 2 का दुगुना कितना? 4 का दुगुना 8 का दुगुना 16 का दुगुना 32। तो वही चीज तो है। 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64। अब उंगली पर फटाफट से गिनती करके बताइए, याद है कि नहीं? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64। अगर आपसे कोई पूछे कि सिंधु सभ्यता में जो बाट मिला था उसका क्या रेशियो था, क्या अनुपात था, तो आप क्या बोलिएगा? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64। बात समझ गए ना? याद हुआ ना? तो अब ये बताइए कि सबसे बड़ा बाट कितना ग्राम का था? 1375 ग्राम का। और सबसे छोटा बाट कितना ग्राम का? 0.8 ग्राम का। बहुत अच्छा। आगे चलिए, अगला प्रश्न है। यहाँ 16 के अनुपात का एक विशेष महत्व रहा है। 16 छटाक का एक शेर होता था। ठीक है, आप लोग तो शेर के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, आप अपने मम्मी से पूछिएगा, पापा से पूछिएगा, तो वो शेर के बारे में बताएंगे। पहले जो एक शेर होता था, एक शेर ये लायन जंगल का राजा शेर मत समझ लीजिएगा, उसमें तालम शो रहता है ना, यहाँ पर दंत शो है। शेर 1 किलो से कुछ कम जो होता है ना उसको शेर बोला जाता था पहले। बात समझ में आ रहा है ना? तो
16 छटाक का एक शेर होता था। याद रखिएगा कि एक शेर जो होता था वो कितना छटाक का होता था? 16 छटाक का। एवं 16 आना का 1 रुपया होता था। हम लोग जो बोलते हैं 4 आना, 8 आना, 12 आना, 16 आना। ये 4 आना 8 आना आप लोग देखे हैं? नहीं देखे। हम लोग देखे हैं। 8 आना देखे हैं? नहीं, हम वो भी हम लोग देखे हैं। ठीक है, तो 4 आना, 8 आना, 12 आना भी हम लोग देखे हैं। बात समझ में आ रहा है? 1 आना, 2 आना सब पहले चल रहा था। बात समझ में आ रहा है? लेकिन फिलहाल में ही मतलब हम लोग के ज्ञान में ये चीज बंद हुआ है। चरनी, अठनी सब। चरनी बहुत छोटा सा होता था। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो याद रखिएगा कि 16 छटाक का एक शेर होता था और 16 आना का 1 रुपया होता था। ठीक है, 16 आना का 1 रुपया और 16 आना का 1 रुपया और 16 छटाक का 1 शेर होता था। यहाँ तक तो क्लियर है ना? तो बताइए कि हड़प्पावासी माप तोल के प्रणाली से परिचित थे कि नहीं थे? अब ये बताइए कि उनका बाट जो था वह आपको उसका क्या अनुपात था? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64। अब आप ये बताएंगे कि एक शेर कितना छटाक का होता था? 16 छटाक का। 1 रुपया कितना छटाक का? 16 आना का। बिल्कुल 16 आना का होता था ना। चलिए, अब है हड़प्पावासी मापना भी जानते थे। ये तो क्लियर हो ही चुका है कि मापना वो जानते थे कि नहीं जानते थे? बिल्कुल। बराबर दूरी पर माप लगे डंडे प्राप्त हुए हैं। कहने का मतलब आज जो हम लोग सीढ़ी बनाते हैं, आप चाहे सीमेंट का बनाइए, ईंट का बनाइए या लकड़ी का बनाइए, तो आप सीढ़ी कैसे बनाते हैं? सबका दूरी, सबका डिस्टेंस बराबर रहता है कि अलग अलग रहता है? ठीक उसी तरह से आपको हड़प्पा सभ्यता में एक डंडा मिला था और उस डंडा में जो है बराबर दूरी पर जो है ना वो डंडे में लगे हुए थे। और इससे पकड़ में आता है कि इसका मतलब वो लोग जब तक मापना नहीं जानते थे तब तक बराबर कैसे करके उस डंडा में लगाया था। नहीं समझ में आया बराबर? अरे सीढ़ी में जिस तरह से डंडा लगा होता है ना, ठीक उसी तरह से डंडा लगा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता में एक लकड़ी का प्रमाण मिला था। हड़प्पावासी मापना भी जानते थे। बराबर दूरी पर माप के एक लगे डंडे मिले प्राप्त हुए है ना। लंबाई की एक इकाई 1 फुट थी, जिसमें 37.60 सेंटीमीटर होते थे। 1 फुट जो होती थी उसमें 37.60 सेंटीमीटर होता था और एक हाथ की इकाई लगभग 51.8 सेंटीमीटर से लेकर के 53.6 सेंटीमीटर तक का होता था। बिल्कुल। तो आप इसमें मिला जुला के बस इतना याद रखिएगा कि हड़प्पावासी जो थे वो माप तौल की प्रणाली से परिचित थे। 1 रुपया बराबर कितना आना और 1 शेर बराबर कितना छटाक? 16 छटाक। आइए अब हम आप लोगों को बताते हैं कि वो डंडा किस तरह का था। ठीक है, तो ये देख लीजिए, आप ये डंडा देख रहे हैं और इसमें जो है बराबर आप दूरी देख रहे होंगे। ये दूरी और ये सब जितनी भी डंडा आप लगा हुआ देख रहे हैं, एक सीढ़ी का रूप ही समझ लीजिए, जैसे हम लोग अभी सीढ़ी बनाते हैं। और ये बराबर आपको जो है सो दिया गया है और इसी से पकड़ में आता है कि आपको जो हड़प्पावासी थे वह आपको माप तोल की प्रणाली से परिचित थे। ठीक है, आइए चित्र 14 में लिखा है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त शंख की बनी हुई एक खंडित माप पट्टी थी। ठीक है, तो शंख की बनी हुई यह एक खंडित माप पट्टी है। बात समझ में आ रहा है? आगे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह आपको अगला पॉइंट है नगर नियोजन। और बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये, इससे आपके एग्जाम में एक प्रश्न रहना तय है। तो नगर नियोजन के बारे में हम जरा आप जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि नगर नियोजन के लिए हड़प्पा सभ्यता बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था। नगर नियोजन के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था। हड़प्पावासी अपना नगर का निर्माण इस तरह से किए होते थे कि जब भी आंधी आती थी तो सारा कूड़ा कचरा अपने आप साफ हो जाता था। और वो उस नगर का निर्माण जो किया गया था वह समकोण आकार में किया गया था, यानी कि 90 डिग्री के आकार में किया गया था। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए आइए, मोहनजोदड़ो नगर एक योजना के अनुसार निर्मित है। सड़कें सीधी और चौड़ी थी। सड़क कैसी थी? सीधी और चौड़ी थी। वे एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यही बात की चर्चा अभी हम कर दिए थे ना। वो जो है आपको वो सड़क जो होती थी सीधी और चौड़ी होती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़क के किनारे पक्की ईंटों से ढकी नालियां बनी होती थी। और वो सड़क के किनारे अभी मार्केट में जब आप जाते हैं तो देखते हैं कि सड़क के किनारे नाली बनी हुई और ढकी हुई आपको देखने को मिलती है। ठीक उसी तरह से हड़प्पावासी के लोग कितना बुद्धिमान थे कि उस समय में भी नालियों का निर्माण किए थे ना। लेकिन अभी के सीएम या अभी के मतलब मुख्यमंत्री जो भी हैं वो तो उनका काम नहीं है ना। पीएम का तो मार्केट में होता है, तो मार्केट में तो पीएम नाली बनवा ही दिए हैं। लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्र में जो अभी नल जल योजना चला था, हमारे विचार से नल जल योजना को नहीं चला करके नाली योजना चला देते और सड़क के
किनारे किनारे पर नाली बनवा देते तो वो अच्छा काफी लाभप्रद था। है कि नहीं। तो आप लोग का अर्बन एरिया होगा वो रूरल एरिया के अंतर्गत नहीं आता होगा, मतलब ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता होगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो इस वजह से आप लोग के एरिया में बना हुआ है और इधर ग्रामीण क्षेत्र में जो अभी देखने को मिल रहा है वो नहीं बना हुआ है। बात समझ में आ रहा है। तो सड़क के किनारे पक्की ईंट से बनी होती थी और ढकी होती थी वो नालियां। मोहनजोदड़ो में स्नानागार भी मिला है। याद रखिएगा कि स्नानागार का प्रमाण कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। अतः ये लोग पक्की ईंटों के निर्माण की तकनीक भी जानते थे, यानी कि पक्की ईंट को बनाने के बारे में ये लोग जानते थे। और इन्हें रेखा गणित का भी जानकारी था। बताइए, अगर आपसे पूछे कि हड़प्पावासी को गणित के बारे में जानकारी था तो बोलिएगा कि था। और उसमें भी गणित को बांट दिया गया है, रेखा गणित, अंक गणित। नहीं तो रेखा गणित के बारे में तो खासतौर पर उनको जानकारी था। क्यों? क्योंकि जब त्रिभुज का निर्माण किया, समकोण त्रिभुज बनाया, तो रेखा गणित में ना कोण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। रेखा गणित अभी आप लोग जानते भी नहीं होंगे, अभी टीचर लोग बताता कहाँ, सीधे सवाल बता देता है। रेखा गणित में रेखा से उसकी पढ़ाई शुरू होती है, बिंदु से उसकी पढ़ाई शुरू होती है। बताइए, अगर जानते हैं तो बताइएगा कमेंट्स करके कि बिंदु किसे कहते हैं, रेखा किसे कहते हैं। हम लोग पढ़े हुए बता सकते हैं, लेकिन नहीं बताएंगे, आप लोग सोच के बताइए। ठीक है, तो आइए चलते हैं आगे। हम लोग चिकित्सा ज्ञान के बारे में हम आपको बताते हैं। चिकित्सा का मतलब डॉक्टरी इलाज। ठीक है, तो ये आपको सिंधु सभ्यता के पूरा अवशेषों में मोहनजोदड़ो से शिलाजीत का टुकड़ा मिला है। शिलाजीत समझते हैं? शिलाजीत एक औषधि है, ये पत्थर नहीं। शिलाजीत एक औषधि है जो बूढ़े खाएंगे तो जवान हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है। वो दवा का नाम है शिलाजीत, याद रखिएगा। तो शिलाजीत बलवर्धक होता है। अभी जस्ट बोले कि बूढ़े खाएंगे तो जवान हो जाएंगे, तो यहाँ स्पष्ट हो ही गया, आपका प्रश्न भी आ गया कि शिलाजीत बलवर्धक होने के साथ साथ कई व्याधि मतलब होता है रोग, कई रोगों को दूर करने में सहायक होता है। अतः यह संभावना भी है कि सिंधुवासी चिकित्सा, ठीक है, कई व्याधियों को दूर करने में सहायक होता है। यह संभावना भी है कि सिंधुवासी चिकित्सा विज्ञान से परिचित रहे होंगे। कालीबंगान से एक ऐसा कपाल प्राप्त हुआ है, कालीबंगान से एक ऐसा कपाल समझते हैं ना, मुंडी खोपड़ी प्राप्त हुआ है जिसको कि मस्तिष्क शोथ की बीमारी है। किसकी बीमारी है? मस्तिष्क शोथ की बीमारी थी। अतः संभव है कि इस मस्तिष्क पर इस बीमारी से संबंधित कोई शोध किया होगा। कहने का मतलब यह है कि वो जो कपाल प्राप्त हुआ, देखिए हम आपको बताते हैं, हड़प्पा सभ्यता का जो भी इतिहास प्राप्त हुआ है वो पूरा तत्वों पर आधारित ही ज्ञान है, यानी कि कोई भी लिखित प्रमाण कहीं नहीं मिला, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोगों को लिखित की जानकारी ही नहीं थी ना, तभी तो उसके लिपि को हम लोग नहीं पढ़ पाए अभी तक। तो अब कहिएगा कि भाई ये इतिहास लिखाया कैसे? तो यह इतिहास लिखाया है पुरातत्व के आधार पर। और पुरातत्व किसे कहते हैं ये पहले ही पढ़े होंगे, हम पढ़ा दिए हैं कि पुरातत्व विज्ञान है जिसको हम लोग धरती के नीचे से खुदाई करके, है ना, उसके बारे में अध्ययन करके, उसके बारे में शोध करके, कार्बन डेटिंग पद्धति सिस्टम से हम लोग उसकी आयु ज्ञात करके इसके बाद हम इतिहास बनाते हैं, और वही बनाया गया है आपको। तो वही बात है, कहता है कि आपको कालीबंगान से एक ऐसा कपाल मिला है जिस कपाल से यह प्राप्त हुआ कि उसको मस्तिष्क शोथ की बीमारी थी, और इस कपाल से यह प्रमाणित होता है, प्रमाण होता है, मिलता है कि आपको जरूर इस कपाल पर कुछ न कुछ रिसर्च किया गया, यानी कि कुछ न कुछ शोध किया गया। तो बताइए कि हड़प्पावासी के लोगों को चिकित्सा का ज्ञान यानी कि इलाज का ज्ञान था कि नहीं था? बिल्कुल। तो यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि हड़प्पावासी को चिकित्सा का ज्ञान था। इसके बाद अब जो हम लोग अगला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं ये आपको है हड़प्पावासियों द्वारा व्यवहृत का मतलब होता है आपको व्यवहार में लाई गई, है ना। हड़प्पावासियों द्वारा व्यवहृत सिंचाई के साधन, यानी कि हड़प्पावासियों के द्वारा जो सिंचाई का कौन कौन सा सोर्स था, कौन कौन सा आपको साधन था, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सिंचाई के बारे में, अच्छा आप पहले आप लोग बता दीजिए मुझे कि आप लोग सिंचाई करने के लिए किन किन चीजों का प्रयोग करते हैं? दमकल का, बिल्कुल दमकल का, बोरिंग का यूज करते हैं, मोटर का यूज कर लेते हैं, नहीं फ्रिज का यूज करते हैं, बीज सिंचाई करने के लिए, खेत को पटाने के लिए बीज का प्रयोग करते हैं आप? दमकल का, ट्रैक्टर, बिल्कुल दमकल का हम लोग यूज करते हैं, ना मोटर का यूज करते हैं। तो ठीक उसी तरह से अब हम लोग जानेंगे कि हड़प्पावासी के लोग सिंचाई के लिए किन किन चीजों का प्रयोग करते थे। तो आप अनुमान लगा के बताइए कि हड़प्पावासी के लोग
किन किन चीजों का प्रयोग करते होंगे पहले? दमकल का। देखिए बोर्डिंग आप वो चीज देखते हैं भाई, बोरिंग तकनीक का विकसित नहीं हुआ था। ट्रैक्टर। जैसे कि आपको तालाब का यूज करते थे, तालाब नहर का। कुआं का यूज करते थे। नहर। अब नहर बना था कि नहीं वो तो अभी हम लोग देखेंगे। तो हड़प्पावासी जो है जलाशय यानी कि वही तालाब, कुआं और नहरों के द्वारा सिंचाई करते थे। याद रखिएगा इस 3 पॉइंट को, जलाशय के द्वारा, कुआं के द्वारा और नहर के द्वारा। इन तीनों चीजों के माध्यम से सिंचाई का काम करते थे। अफगानिस्तान के एक शोरतुधई से नहरों का अवशेष मिला है। शोरतुधई एक जगह का नाम है, वहां से अफगानिस्तान से यह नहर का प्रमाण मिला है। धौलावीरा गुजरात से ऐसे प्रमाण मिले हैं कि कृषि की सिंचाई हेतु जलाशय का प्रयोग किया जाता था। कुछ स्थलों से कुआं द्वारा सिंचाई के प्रमाण भी मिले हैं। देखिए अभी मोटे तौर पर हम लोग ये समझे कि हड़प्पावासी जो थे, सिंधुवासी जो थे, वो सिंचाई के लिए 3 चीजों का प्रयोग करते थे, जलाशय का, कुआं का और नहर का। लेकिन अब हम लोग इस तीनों के बारे में अलग अलग तरीकों से ये पढ़े हैं कि नहर का प्रमाण कहाँ से मिला, कुआं का प्रमाण कहाँ से मिला और जलाशय का प्रमाण कहाँ से मिला। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे नहर के बारे में। देखिए नहर का प्रमाण मिला है आपको शोरतुधई, बोलिएगा शोरतुधई से, जो कि आपको अफगानिस्तान में पड़ता है। और इसके बाद जो है धौलावीरा गुजरात से आपको मिला है किसका? जलाशय का मिला है। धौलावीरा गुजरात से जलाशय का मिला है, ठीक है। और कुछ स्थलों से कुआं के द्वारा भी आपको सिंचाई का प्रमाण मिला है, ठीक है। तो बस मोटे तौर पर बस इतना ही याद रखिएगा कि हड़प्पावासी जो थे वह सिंचाई के लिए किन किन चीजों का प्रयोग करते थे। जलाशय का, नहर का। बिल्कुल। और अगर आपसे पूछ दे कि जलाशय का प्रमाण कहाँ से मिला था, धौलावीरा से। कहाँ से मिला था? गुजरात के धौलावीरा से, गुजरात के धौलावीरा से। और नहर का प्रमाण कहाँ से मिला था? तो अफगानिस्तान के शोरतुधई से। कहाँ से मिला था? चलिए, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ये प्रश्न आपको पहले से पता है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और कांस्य युगीन क्यों कहा जाता है, ये प्रश्न यदि आपसे कोई पूछ देता आराम से आप बता सकते हैं कि सर देखिए हड़प्पावासी के लोग ना कांसा का निर्माण किए थे। और कैसे कैसे किए थे पता है? वो क्या किए कि 75 से 90% तांबा मिला देते थे और 25 से 10% जो है तो टीन मिला देते थे। और इसको मिला करके और वो टेम्परेचर के बारे में भी जानते थे, किसी धातु को पिघलाने के बारे में भी जानते थे और उसको पिघला करके कांसा का निर्माण करते थे। और उसी तरह से कांसा की एक मूर्ति का भी निर्माण प्रमाण मिला है। इसीलिए हम लोग आराम से कह सकते हैं कि वह हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता थी। नई धातुओं से इन लोगों ने, मतलब ये कांसा से ये लोग कुल्हाड़ी, चाकू, बर्छी। अब बर्छी जानते हैं आप लोग? भाला। बिल्कुल, भाला कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो बर्छी तथा हंसिया जैसे शस्त्रों का निर्माण किया जाता था। कोई जरूरी है कि बर्छी से आप सांढे को मारिएगा? आपको हम नहीं मार सकते हैं क्या? सांप बोले सांप। चलिए सांप कहिए, हमको सांड कहिए, पर्सनली आप उसी को क्यों ना, आपको नहीं मार सकते हैं हम। कुल्हाड़ी, चाकू, बर्छी तथा हंसिया ये सब का प्रमाण मिला है, याद रखिएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ जो है आपका हड़प्पा सभ्यता ये चैप्टर खत्म हुआ। अब हम लोग कुछ अस्मरणीय तथ्य पर भी चर्चा करेंगे, जो कि अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़िए, मेहनत